नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड के क्वेश्चन लेकर आए हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स लगभग जनवरी माह से लेकर जून माह तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन के अतिरिक्त बहुत सारी जानकारी है जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में बाघों की आबादी का घनत्व विश्व में सबसे अधिक है। ये पॉइंट आपको एक तो नोट करना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, वर्ष 2006 और वर्ष 2022 के बीच बाघों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है उत्तराखंड में, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 314% की वृद्धि हुई है। 314% की वृद्धि हुई है। अब बाघों का आंकड़ा अगर हम देखें, अभी उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की गणना की गई है और जो स्नो लेपर्ड है इसकी गणना की गई है। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कितने स्नो लेपर्ड हैं या हिम तेंदुए हैं। हिम तेंदुओं की संख्या उत्तराखंड में 124 है और भारत में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। अगर हम इसी में देखेंगे, लद्दाख में कितने हिम तेंदुए हैं। लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुए हैं और इनकी संख्या है 477। 477 हिम तेंदुए हैं लद्दाख में और उत्तराखंड में इनकी संख्या है 124। उत्तराखंड का देश में स्थान हिम तेंदुओं में दूसरा स्थान है। इसके बाद देखते हैं बाघों की संख्या। ये भी क्वेश्चन आएगा, नई बाघ रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कितने बाघों की संख्या है। तो उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या, पहले हम देखते हैं सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है। सर्वाधिक बाघ एमपी में है, 785 बाघ। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक में 563 बाघ हैं और उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 560। उत्तराखंड का बाघों की संख्या में देश में तीसरा स्थान है, इसे भी आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक बाघ किस नेशनल पार्क में है। ये उत्तराखंड का आंकड़ा नहीं है, भारत का आंकड़ा है। भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें सर्वाधिक बाघों की संख्या है। तो ये जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट में बाघों की संख्या 260 है। तो बाघों का घनत्व, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला भी नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। अगर आएगा हाथियों की संख्या उत्तराखंड में, किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक हाथी, सर्वाधिक बाघ है, उसका आंसर भी जिम कॉर्बेट होगा। इसके बाद देखिए, अभी ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, महत्वपूर्ण है। ओडिशा के नंदनकानन प्राणी उद्यान से उत्तराखंड में एक सफेद बाघ लाया जा रहा है और इसे देहरादून चिड़ियाघर में रखा जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में जो सफेद बाघ लाया जा रहा है किस राज्य से लाया जा रहा है। ओडिशा के नंदनकानन प्राणी उद्यान से लाया जा रहा है और ये सफेद बाघ है, अलग सा सफेद बाघ है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है और इसे देहरादून चिड़ियाघर, देहरादून जू में रखा जाएगा। उत्तराखंड में कुल हाथियों की संख्या, तो लास्ट हाथी गणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल हाथियों की संख्या 2026 है। 2026 हाथियों की संख्या है। ये सब पॉइंट ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको, तो जब तब तक आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, राज्य के स्थानीय उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग ब्रांडिंग हेतु कौन सा ब्रांड बनाया गया है। उत्तराखंड में एक नया ब्रांड बनाया गया है, उस ब्रांड का नाम बताना है कि कौन सा ब्रांड बनाया गया है अभी। और राज्य की उत्पादों को अलग पहचान दिलाने के लिए एक नया ब्रांड बनाया गया है, तो उस ब्रांड का नाम बताना है। तो ये ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज। ये नया ब्रांड बना रखा है। देश विदेश में उत्तराखंड के उत्पाद फेमस हो जाएं और प्रसिद्ध हो जाएं ज्यादा, उसके लिए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज
अलग से उत्पाद का नाम रखा है। उत्तराखंड के जितने उत्पाद होंगे इसमें जो जुड़ेंगे उनका नाम होगा हाउस ऑफ हिमालय। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है हाउस ऑफ हिमालय। पहले अगर हम सेब वगैरह बेचते थे तो हिमाचली ब्रांड वगैरह उस तरह से बेचे जाते थे। उत्तराखंड में कौन सा पर्वत इस बार, सॉरी इसमें आएगा उत्तराखंड का कौन सा पर्व इस बार राम मंदिर थीम के साथ मनाया गया? तो आपको पता है राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ था। तो जनवरी माह में कौन सा इनमें से उत्सव होता है और कौन से उत्सव को मनाया गया राम मंदिर थीम पर आधारित? तो इसमें से आपको झंडा मेला पता होगा। झंडा मेला देहरादून में लगता है गुरु राम राय दरबार में, और होली के 5 दिन बाद ये लगता है। कुंभ मेला तो आपको पता है, कुंभ मेला 2021 में ये लगा था, तो ये तो हो नहीं सकता। बगवाल मेला, बगवाल मेला देवी धुरा मंदिर में ये मेला लगता है, और ये मेला श्रावण पूर्णिमा को लगता है। किस दिन? श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन को लगता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको ध्यान आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तरायणी मेले की थीम इस बार राम मंदिर पर आधारित थीम रखी गई, क्योंकि उत्तरायणी मेला कब से शुरू होता है? ये मकर संक्रांति से शुरू होता है। यानी कि मकर संक्रांति कब? 13-14 जनवरी, तो तब से शुरू होता है। और राम मंदिर का उद्घाटन इसी के बाद था 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन था। उससे पहले हमने उत्तरायणी मेले की थीम राम मंदिर पर आधारित रखी। तो कुमाऊं का अगर क्वेश्चन आता है, कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला और सबसे पुराना मेला, तो उत्तरायणी मेला ही कुमाऊं का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मेला कहलाता है। इसे भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसका आंसर बताइए सभी। क्वेश्चन है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में हुई है। तो ये स्थापना लिखा हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड में कितने हवाई अड्डे विकसित करने की योजना बना रहा है? BRO उत्तराखंड में कितने हवाई अड्डे विकसित करने की योजना बना रहा है? इसका आंसर देना है आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 हवाई अड्डे, 5। आपको पता है पहले से ही उत्तराखंड में 5 हवाई पट्टियां हैं, और इसके बाद BRO इन क्षेत्रों में 5 हवाई पट्टियां विकसित करने की योजना बना रहा है। 2 तो इसमें से पिथौरागढ़ में है, गुंजी और नवी ढांग। गुंजी और नवी ढांग पिथौरागढ़ क्षेत्र में है, और बॉर्डर इलाका है जो तिब्बत या चीन से सीमा साझा करता है, धारचूला से आगे का क्षेत्र, वहां पे विकसित कर रहा है। कालसी, कालसी क्षेत्र देहरादून में विकसित करेगा। एक हवाई पट्टी टनकपुर में और एक घनसाली टिहरी में विकसित की जाएगी हवाई पट्टी। तो इसे ध्यान रखना है। अब वर्तमान में जो हवाई पट्टियां हैं ये तो आपको ध्यान है, देहरादून में जौलीग्रांट, पंतनगर हवाई पट्टी, चिन्याली सोन जिसे माँ रामगंगा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है, माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है। गौचर हवाई पट्टी चमोली जनपद में स्थित है, इसे भी ध्यान रखना है। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा सबसे लंबा रनवे वाला हवाई पट्टी कौन सी है, जिसमें सबसे लंबा रनवे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौलीग्रांट देहरादून। अब कुछ और तथ्य लिखे हुए हैं इसमें। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? इस रेलवे लाइन को 2025 तक लगभग इसका कार्य पूरा हो जाएगा। वैसे टारगेट रखा गया था 2024 लास्ट तक, अब इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, 2025 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें इसकी टोटल दूरी कितनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 125.20 किलोमीटर। तो लगभग इसमें कई बार 126 किलोमीटर भी आ जाता है। आपको ये पूरा आंकड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखो VRO का आदर्श वाक्य। ये आदर्श वाक्य अगर एग्जाम में ना भी आए इसलिए दिया गया है, तो आपके लिए भी प्रेरणा का काम कर सकता है। ये BRO का आदर्श वाक्य है श्रमेव सर्वम साध्यम। तो श्रम से ही यानी कि मेहनत से ही
मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ, हर चीज को मेहनत से साधा जा सकता है। ये BRO का आदर्श वाक्य है। श्रम से सभी चीजों को साधा जा सकता है, सभी चीजों को प्राप्त किया जा सकता है मेहनत से। मेहनत से कोई भी असंभव चीज नहीं है जिसे हम प्राप्त न कर पाए। तो इस आदर्श वाक्य को भी सभी ने अमल करना है। मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित का नाम बदला गया, यह किस वन प्रभाग के अंतर्गत आता है? तो इसमें से ध्यान रखना है, उत्तराखंड में 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। आपको पता है, एक झिलमिल है, झिलमिल, और एक आसन बैराज, और एक पवालगढ़। पवालगढ़ का नया नाम सीतावनी के नाम पर रख दिया गया है। और इसके अलावा नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड कंजर्वेशन है। तो नैना देवी वाला तो नैनीताल वन प्रभाग के अंतर्गत है। पवालगढ़ जिसका नाम सीतावनी रखा गया है, ये किसके अंतर्गत है? सीतावनी वाला रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत है, रामनगर। और आसन वाला तो कालसी क्षेत्र में यह है, और ये वाला हरिद्वार में है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, 2 की स्थापना सन 2005 में हुई, पवालगढ़ वाले की स्थापना सन 2012 में हुई, और नैना देवी वाले की स्थापना सन 2015 में हुई। ये नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और एक क्षेत्र है रामनगर से आगे सीतावनी, बोला जाता है लव और कुश के साथ, लव और कुश के साथ सीता माता इसी जंगल में वाल्मीकि आश्रम में निवास करती थी। तो ये ऐतिहासिक यहाँ से कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण स्थलों में इसे रखा गया है, सीतावनी क्षेत्र को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका नया नाम रख दिया गया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। किसका नाम? पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसका सही आंसर मैंने बता दिया, रामनगर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की थीम, गणतंत्र दिवस की थीम आधारित थी। तो इसका सही आंसर बताइए। डेट सही याद करना कि 2024 पूछा गया है। तो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर बताना है। इसकी थीम थी विकसित उत्तराखंड। तो 2024 वाला जो थीम था विकसित उत्तराखंड था। 2024 गणतंत्र दिवस की झांकी। और इसमें अगर आएगा 2023, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पहला स्थान हमें प्राप्त हुआ, ये झांकी थी मानस खंड पर आधारित। तो इस बार विकसित उत्तराखंड पर आधारित ये झांकी थी। इस झांकी को ध्यान रखना है 2024 की। इसके बाद क्वेश्चन है, जोंगलिंग कोंग पीक स्थित है। तो ये पीक कहां पर स्थित है? जोंगलिंग कोंग। तो जोंगलिंग कोंग आपने अन्य नाम तो सुने होंगे, लेकिन ऐसा नाम भी पूछा जा सकता है। जहां इस स्थान पर मोदी जी गए थे, और ये जोंगलिंग कोंग को ही आदि कैलाश क्षेत्र भी बोलते हैं। पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश, या यहाँ एक क्षेत्र है छिपला केदार, छिपला केदार क्षेत्र, और यहाँ है पार्वती ताल, पार्वती ताल। इसके अलावा यहाँ इस क्षेत्र में ओम पर्वत भी है, ओम पर्वत। तो इसी क्षेत्र को आदि कैलाश, शिव कैलाश, आदि कैलाश, बाबा कैलाश, छिपला केदार के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग इसे हरिद्वार के समान पवित्र मानते हैं। किसके समान? हरिद्वार के समान पवित्र मानते हैं। छिपला केदार की एक जात भी जाती है, और इसे आदि कैलाश की यात्रा भी कहा जाता है। और इसी क्षेत्र को जोंगलिंग कोंग पीक भी कहा जाता है। ये नया नाम आपको सुनाई दे रहा है। तो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़। आपने आदि कैलाश, छिपला केदार, ये सारे तो नाम सुने होंगे,
लेकिन अगर आएगा जोंगलिंग कोंग पीक, तब आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद मोदी जी जागेश्वर धाम में भी गए थे, तो जागेश्वर धाम में भी मोदी जी ने दोबारा से वहां आकर इसके दर्शन किए थे। तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पे 125 मंदिरों का समूह है और इसे नागेश नाम के ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम में भगवान कार्तिकेय ने तपस्या की, कार्तिकेय का जन्म हुआ था और यहाँ पे शिव ने तपस्या की है। जटा गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर दिंदेश्वरा मंदिर और सबसे पुराना मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। तो जागेश्वर धाम उत्तराखंड का 5वां धाम के रूप में जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम मुख्य सचिव कौन बनी? इसका सही आंसर दीजिए सभी लोग। उत्तराखंड की प्रथम मुख्य सचिव, अभी उत्तराखंड के कुछ महिलाएं प्रथम हैं, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो प्रथम मुख्य सचिव, ये थोड़ा आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आसान भी अगर आपको ध्यान नहीं होते हैं तो गलत हो जाते हैं। तो उत्तराखंड की प्रथम मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी बनी है, तो इनको आपने ध्यान रखना है, राधा रतूड़ी। अब उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो प्रथम हैं, इनके नाम क्या क्या हैं ध्यान रखने हैं। मैं इसलिए लिख कर लाया हूं कि आपको जल्दी कम टाइम में ज्यादा जानकारी मिल सके और आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है इसमें। पुलिस महानिदेशक, तो प्रथम पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के कंचन चौधरी भट्टाचार्य थे, ये तो आपको पता होगा। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला, जो झंडा सत्याग्रह के दौरान इन्होंने वहां पे आंदोलन किया था, झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था, तो इनका नाम है बिस्नी देवी शाह। और प्रथम आईएएस महिला उत्तराखंड की ज्योति राव पांडे है। प्रथम कुलपति सुशीला डोभाल हैं। और राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला तुलसी रावत हैं। और अभी वर्तमान में उत्तराखंड मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति रितु बाहरी बने हैं। तो इन्हें भी आपने ध्यान रखना है। मुख्य न्यायाधीश भी पूछा जा सकता है और आपको ये भी पूछा जा सकता है राधा रतूड़ी। इसी में हम देखते हैं रितु बहुगुणा। तो रितु बहुगुणा भी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है। रितु बहुगुणा, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। पहली महिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रितु बहुगुणा। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहां से प्रारंभ की गई है? ये ऐसी चिकित्सा सेवा है जब व्यक्ति आपातकाल के दौरान सड़क मार्ग से नहीं पहुंच सकता हॉस्पिटल में, और उस समय ऐसी आपातकालीन सेवा शुरू की गई है। और देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। चाहे ये सेवा देखो आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन पहला तो हमने बनना ही है। चाहे आदमी वहीं मर जाए और उनको सड़क की व्यवस्था भी पूरी नहीं मिल पाती, आप ऐसी घटनाएं कई बार देखते ही होंगे, लेकिन हम पहले नंबर पे बन गए कि उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बन गया जिसने अपनी अलग से आपातकालीन हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा लागू की है। सभी तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती और जो दुर्गम क्षेत्रों में है उनको तो वही कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश से इसको प्रारंभ किया गया था। एम्स ऋषिकेश सही आंसर हो जाएगा। मसूरी एवरेस्ट हाउस, यहां से हमने मसूरी में जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है और यहां से हिमालय दर्शन योजना को प्रारंभ करवाया था। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय क्षेत्रों के दर्शन करना, उससे संबंधित यात्रा है हिमालय दर्शन। हल्द्वानी सुशीला तिवारी जो हॉस्पिटल है, ये कैंसर हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है, प्रथम कैंसर हॉस्पिटल। दोनों हॉस्पिटल, इसको वैसे ही ध्यान रख लेना, देहरादून। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नजूल भूमि क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो आपके कई बार सिलेबस अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे तो आपके सिलेबस में दिया रहता है कि नजूल भूमि, इस तरह की भूमियों के बारे में, संचायत भूमि और
रौत भूमि, कई सारी भूमियां होती हैं अलग अलग टाइप से, उनके बारे में पूछा जाता है। ये अभी हाईलाइट मामला भी है नजूल भूमि का मामला। आपने देखा होगा हल्द्वानी में एक हिंसा भड़की थी और वहां पे एक मस्जिद थी, उस अवैध मस्जिद को तुड़वाने के लिए पुलिस वाले पहुंचे हुए थे और उन पर एकदम से भीड़ ने हमला किया और हल्द्वानी हिंसा के रूप में जानी गई। तो ये हिंसा क्यों फैली थी, यानी कि वो मस्जिद किस क्षेत्र में बनी हुई है, किस भूमि पर बनी हुई है, क्या वो सरकार की भूमि है, क्या वो अवैध भूमि है, तो उसके बारे में ध्यान रखना है। वो मस्जिद नजूल भूमि पर बनी हुई थी। तो नजूल भूमि क्या होता है इसके बारे में देखो। पहला पॉइंट है, इस भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि नजूल भूमि वो भूमि होती है जो राज्य सरकार की तो भूमि है, लेकिन सीधे राज्य सरकार के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता। इसे है तो राज्य सरकार के स्वामित्व में, लेकिन डायरेक्ट राज्य सरकार अपनी भूमि से नहीं मानती। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्षों के लिए पट्टे पर देती है। ये पॉइंट भी सही है। राज्य सरकार ऐसी भूमियों पर पंचायत घर, स्कूल या अन्य चीजें बना सकती है। इसके अलावा 15 से 99 वर्षों के लिए पट्टे पर भी दे दी जाती है। तो हल्द्वानी का वो क्षेत्र पट्टे पर ही दिया गया था और वहां पे एक अवैध मस्जिद बन जाती है, अवैध मस्जिद बन जाती है। इसी मामले के बाद वहां पे मस्जिद तोड़ने गए थे और हल्द्वानी हिंसा फैली थी। सरकार नजूल भूमि के पट्टे को वापस या ले सकती है या उसे नवीनीकृत कर सकती है, इसके लिए सरकार स्वतंत्र है। यानी कि सरकार ने जिसे नजूल भूमि दी, जिसे प्रदान की 15 से 99 वर्षों के बीच में जिसे प्रदान की गई ये भूमि, और सरकार दोबारा से उसे वापस भी ले सकती है। सरकार के पास ये अधिकार है और उस पट्टे को आगे भी बढ़ा सकती है, नवीनीकृत भी कर सकती है। ये पॉइंट भी सही है। मैं ऐसे पॉइंट सही वाले इसलिए लेकर आया हूं कि आपको समझ आए कि ये नजूल भूमि क्या है। हल्द्वानी हिंसा का भी मुख्य कारण ये नजूल भूमि ही था। आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। तो तीनों पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रख लेना। अब इसके बाद है नीति घाटी में अभी हाल ही में एक स्कीइंग मैदान मिला है, उसका नाम क्या है। जैसे आपने देखा होगा औली क्षेत्र में, औली जोशीमठ के निकट औली में यहाँ पे हिम क्रीड़ा या स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध मैदान यहाँ पे है। और वैसा ही एक मैदान नीति घाटी में, नीति घाटी जहां टिम्बरसैंण महादेव मंदिर है, टिम्बड़ अमरनाथ की तरह एक गुफा में टिम्बरसैंण गुफा यहाँ पे स्थित है, जहां पे महादेव का एक कुदरत का शिवलिंग बनता है। उसी क्षेत्र में एक थाई टॉप नाम की घाटी मिली है, थाई टॉप नाम का स्कीइंग मैदान मिला है। और इसमें बोला जाता है कि ये स्कीइंग मैदान औली से भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे भविष्य में स्कीइंग खेल खेले जा सकते हैं। तो ये मैदान कहाँ मिला है, नीति घाटी चमोली में मिला है। अगर हम इन घाटियों में देखें, नीति घाटी, माणा घाटी, यहाँ पे भोटिया जनजाति की तोलछा और मारछा जनजाति नाम से आदि भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। जैसे नीति घाटी में अगर आएगा कौन से भोटिया रहते हैं, माणा में कौन से भोटिया रहते हैं, और नीति में तोलछा भोटिया और माणा में मारछा नाम के भोटिया रहते हैं। भोटिया जनजाति का निवास स्थान घाटियों में है। माणा को उत्तराखंड का प्रथम गांव बोला जाता है, भारत का प्रथम गांव के रूप में इसे जाना जाता है। माणा को मणिदेव नाम के व्यक्ति ने बसाया था। इसका पहले नाम मणिभद्रपुरी था, मणिभद्रपुरी। ठीक है, इसके बारे में, माणा के बारे में अतिरिक्त जानकारी इसमें हरसिल है। हरसिल क्षेत्र में चाय के बागान फ्रेडरिक विल्सन द्वारा लगाए गए थे। सेब के बागान और यहाँ की राजमा इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है उत्तरकाशी का हरसिल क्षेत्र। इसके बाद आते हैं पेरिस ओलंपिक के कारण भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को टाल दिया है। उत्तराखंड में कौन से क्रम के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है?
तो इसमें बोला जा रहा है, अभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में 2024 में राष्ट्रीय खेल होने वाले थे, लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब ये खेल 2025 में हो सकते हैं। तो उत्तराखंड को कौन से राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है? तो हमें इस राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है कौन से क्रम की? 38वें क्रम के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है। तो ये आपको पता है 37वें राष्ट्रीय खेल कहां पे हुए थे? 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए थे और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। पहले आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में 2024 में आयोजित किया जाएगा, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है क्योंकि सरकार ने थोड़ा इसमें टाइम मांगा हुआ है। ओलंपिक संघ ने इसमें टाइम मांगा हुआ है क्योंकि ओलंपिक गेम वहां पे हो रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ये बोला है कि इसे अभी टाल दिया जाए, उसके बाद 2025 तक यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेजबानी अभी उत्तराखंड के पास है, 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी। अब इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसको ध्यान से पढ़िए, सही विकल्प कौन सा है, इसका सही आंसर बताइए सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो सही विकल्प कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया हुआ है, घर जवें फिल्म के अभिनेता बलराज नेगी को उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभिनेता बलराज नेगी को उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है, पद्म श्री माधुरी बर्तवाल को गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर अवार्ड दिया गया है। ये भी 2023 में ये अवार्ड मिले थे, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हिमालय प्रहरी सम्मान सुंदरलाल बहुगुणा के पुण्य स्मृति पर 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हुई थी और 21 मई को हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा देने वाले सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्य स्मृति पर हिमालय प्रहरी सम्मान शुरू किया गया। तो प्रथम हिमालय प्रहरी सम्मान 2022 में दिया गया, द्वितीय हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 में दिया गया और तृतीय हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 में मिला हुआ है। तो प्रथम वाला अगर पूछा जाएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है, धूम सिंह नेगी इनको दिया गया था। दूसरा वाला दिया गया था विजय जड़धारी को, विजय जड़धारी बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित विजय जड़धारी को दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि 2024 में स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मंगीश्री देवी को, ये पर्यावरण से संबंधित या इससे संबंधित कार्यकर्ता हैं और स्वतंत्रता आंदोलनकारी उससे संबंधित हैं, तो इन दोनों को दिया गया है, कुंवर प्रसून और मंगीश्री देवी को। ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है, मतलब इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ये तीनों डाटा आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी मुक्त कब तक रखा गया है लक्ष्य, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14, टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, हमने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2024 तक रखा हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है 2024। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को 2023 को कितने लोगों को क्रमशः वाद्य यंत्र सम्मान और डांडा कांठी रत्न सम्मान दिया गया? डांडी कांठी रत्न सम्मान ये दिया गया। तो उत्तराखंड में 17 सितंबर प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस पर राज्य जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर राज्य वाद्य यंत्र, कितने लोगों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान और कितने लोगों को डांडी कांठी रत्न सम्मान दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा 11 लोगों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान और इसमें से 4 लोगों को डांडी कांठी रत्न सम्मान 4 लोगों को दिया गया है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम में आपके आ सकता है। संख्या ज्यादा है तो इसमें से किस किस को दिया गया ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, संख्या पूछी जाएगी कितने लोगों को दिया गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में चागा मशरूम खोजी गई है। चागा चाय भी इसे कहते हैं। यह किस रोग में फायदेमंद होता है? जो चागा मशरूम है बहुत कीमती मशरूम है, लगभग इसमें 10-12 हजार रुपए किलो ये बिकती है। इसे बोलते हैं चागा चाय, चागा चाय भी कहा जाता है। और ये मशरूम पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में मिली हुई है, यानी कि भोटिया जनजाति का जो क्षेत्र है, दारमा घाटी, ब्यास घाटी, और वहां पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में मिली है। तो ये किसके काम आती है? कैंसर रोग के काम इसमें आती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैंसर की बीमारी को भी सही कर सकती है चागा चाय। बहुत महंगी है और ये चाय बिकती है, चागा चाय। ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा कीड़ा जड़ी भी यहाँ मिलता है, कीड़ा जड़ी। तो कीड़ा जड़ी उत्साह वर्धक एक जड़ी है और ये भी इन क्षेत्रों में मिलती है, कीड़ा जड़ी। तो इसे भी ध्यान रखना। हृदय रोग के काम कौन कौन से आते हैं? जैसे घेंगारू, जो घेंगारू मिलता है उत्तराखंड में, ये हृदय रोग के काम आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से सही विकल्प बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य हेतु होना चाहिए। इसमें जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य हेतु उत्तराखंड को लगातार चौथी बार जैविक इंडिया अवार्ड मिला। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो चौथी बार हमें जैविक इंडिया अवार्ड मिला हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र खोला था। और पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर 2023 को जीआई टैग महोत्सव बनाया गया। तो जीआई टैग महोत्सव उत्तराखंड में बनाया गया है। अभी आगे क्वेश्चन आ रहा है कि कितने उत्पादों को उत्तराखंड में जीआई टैग मिला हुआ है, वो भी हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं। इन तीनों को ध्यान रखना है, मतलब सभी ऑप्शन सही हैं इसमें। इसके बाद है सही विकल्प का चयन करना है। तो ये क्वेश्चन भी एक एक पॉइंट है, तभी मैं एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आपको फायदा मिले। तो इसमें देखिए सही विकल्प का चयन करना है। चौकोड़ी, चौकोड़ी यानी कि पिथौरागढ़ जहां चाय के बागान भी हैं, में कीट भक्षी ड्रोसेरा की 2 प्रजातियां मैंक्रेथा और पेल टाटा मिली। यानी कि कीट भक्षी ये पौधा होता है और इसका मुंह खुला हुआ रहता है। जैसे ही कोई कीट आता है तो ये बंद हो जाता है। उसके बाद उस कीट से वो नाइट्रोजन वगैरह अवशोषित करता है और इस तरह से कीट भक्षी पौधे भी मिलते हैं। छोटे जो मकड़ी वगैरह इस तरह के जो कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को ये खा जाते हैं, भक्ष कर जाते हैं और इन्हें बोला जाता है कीट भक्षी पौधे। तो इसका कीट भक्षी पौधे कौन कौन से मिले हैं? मैक्रेथा और पेल टाटा नाम के पौधे हैं। पूछे जा सकते हैं कौन कौन से मिले हैं। अब इसमें देखिए 1986 में चमोली में कुटेरिया और फासेलटा कीट भक्षी पौधा मिला। इस कीट भक्षी पौधे का नाम भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद सी ऑप्शन है नैनीताल में मिलने वाले पटुआ पौधे को 1925 में ऑसमोस्टन द्वारा खोजा गया था। तो ये पौधा कीट भक्षी नहीं है पटुआ वाला। बाकी इनमें से 2 ऑप्शन तो एक कीट भक्षी पौधे वाले हैं, ये भी सही हैं। लेकिन ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है तीसरे वाला की नैनीताल में एक जगह का नाम है पटुआ डांगर। पटुआ डांगर में एक पौधा मिलता है जिसको विलुप्त कगार में भी रखा गया है। IUCN द्वारा विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में उसको रखा गया है। तो ये पटुआ नाम का पौधा है, हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इस तरह से एक क्वेश्चन पिछली बार आया था। यहाँ की पहाड़ी का नाम इसी कारण पटुआ डांगर पड़ा हुआ है। तो इसकी खोज किसने की थी? 1955 में, 1925 में ऑसमोस्टन द्वारा की गई। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। मतलब इसमें तीनों विकल्प सही हैं। तो तीनों विकल्प इसमें से 2 विकल्प ये वाले कीट भक्षी पौधे के और ये पटुआ नाम का जो पौधा है इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 17 शिक्षकों को मिला। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।
तीलू रौतेली सम्मान, 8 अगस्त को जो तीलू रौतेली सम्मान दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, तीलू रौतेली तो वीरांगना थी और ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए। एग्जाम में आएगा वीर लोगों को या वीरता साहस दिखाने के लिए या इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपने ध्यान रखना है उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 8 अगस्त 2023 को उत्तराखंड की 14 महिलाओं को यह सम्मान दिया गया। 21 फरवरी 2024 को 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान दिया गया। ये साहित्य गौरव सम्मान भी ध्यान रखना है, कितने साहित्यकारों को? 10 साहित्यकारों को दिया गया। मतलब इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके एग्जाम में देखो, यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन इस तरह से बनाए गए हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएं। लेकिन आप ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो डायरेक्ट पूछा जाएगा शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को मिला? कौन से वाला? 2023 में। कब दिया गया? 2024 में दिया गया। इसमें देखिए, इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 2023 में राज्य में कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 में राज्य में कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। तो एक साथ उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिस राज्य को एक साथ 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। 18 उत्पाद, पहले से 9 उत्पाद और थे इसमें, टोटल ये 27 उत्पाद हो चुके हैं। तो 18 और 9 27 उत्पाद। अगर क्वेश्चन आएगा 9 उत्पाद पहले से थे, इसमें से 2016 में पहला उत्पाद था तेज पत्ता, तेज पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो टोटल अभी उत्तराखंड में 27 उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है इतने सारे उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी 2023 में एक साथ 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो इसी तरह से हम अगली बार भी आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहना, इसी तरह से सारे सब्जेक्टों की अलग अलग वीडियो आती रहेगी। अब आप बताइए, इसके बाद अगला जो अगले सोमवार को क्वेश्चन होंगे किस पर आधारित रखे जाएं? आपको जिसकी आवश्यकता है उसे हम पहले लाएंगे, तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और वहां पे जिस तरह के आप क्वेश्चन बताएंगे हम उसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप बता सकते हैं किस तरह की क्वेश्चनों की आपको आवश्यकता है। धन्यवाद। शिखर एकेडमी में इसकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।